बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीटल सर्कुलेशन के हवाले से है। इससे पहले हमने कई बार एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन जो फीटस होते हैं प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं तो उसकी जो सर्कुलेशन है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट सर्कुलेशन। उसमें कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट कम्प्लीटली नहीं हो चुके होते, तो इसी वजह से उसकी जो सर्कुलेशन है उसमें फ़र्क होता है फ्रॉम द एडल्ट सर्कुलेशन। तो आज हम उसी फीटस की सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि अभी कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट नहीं हो चुकी और उसमें फिर सर्कुलेशन किस तरह होंगी। तो लेट्स डिस्कस दैट्स टाइप ऑफ सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द एम्ब्रियो एंड द फीटस, इसको हम कहते हैं फीटल सर्कुलेशन। यानी जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जब डेवलपमेंट होते जाते हैं तो इट बिकम एम्ब्रियो एंड जब उसकी कंप्लीट आर्गन फॉर्मेशन हो जाती है जो एसेंशियल आर्गन है, सो दैट बिकम अ फीटस। लेकिन फीटस के अंदर फिर भी विसल इतनी कम्प्लीटली वेल डेवलप नहीं होती जिस तरह एक एडल्ट या एक बॉर्न बेबी में होते हैं। तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद होते हैं ड्यू टू द लेस डेवलपमेंट। तो इसीलिए हम उसको फिर फीटस और उसकी सर्कुलेशन को फीटल सर्कुलेशन कहेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो शंटिंग के हवाले से कि फीटल सर्कुलेशन के अंदर शंटिंग होती है। शंटिंग का मतलब है डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल क्या होता है कि एडल्ट में अगर हम देख ले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलहदा होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलहदा होते हैं, दोनों के दरमियान कोई भी मिक्सिंग नहीं होती। जबकि फीटस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्तलिफ लोकेशंस पे एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं जिसको हम शंटिंग कहते हैं। तो चार ऐसे लोकेशन है, चार ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर फीटस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप होते हैं, तो इसको हम शंटिंग कहते हैं। इसी लेक्चर में हम वो चार डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहाँ पर मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। अगर हम फीटस को देख लें तो फीटस को ब्लड आते हैं फ्रॉम द मदर्स और मदर से ये आते हैं थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड होते हैं विद द फीटस थ्रू अम्बलाइकल कार्ड। उसी अम्बलाइकल कार्ड में हमारे पास अम्बलाइकल वेन और अम्बलाइकल आर्टरीज होते हैं जो कि सर्कुलेशन बिटवीन द मदर एंड फीटस वो मेंटेन रखते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मदर से आते हैं थ्रू द प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के थ्रू जो अम्बलाइकल वेन है उसी के थ्रू ये ब्लड आते हैं इनटू द फीटस। अम्बलाइकल वेन जो है वो कनेक्टेड होती है विद द इंफीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा और अम्बलाइकल के दरमियान जो कनेक्शन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डक्टस वेनोसिस। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दिस वन इज़ द इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पर आप लोग ये जो नज़र आते हैं दैट इज़ इंफीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा जो है कनेक्टेड है विद द अम्बलाइकल वेन। यहाँ पर ये देख लें, दिस इज़ द अम्बलाइकल वेन। तो अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान जो कनेक्शन है जो रेड कलर यहाँ पर नज़र आते हैं दैट इज़ कॉल्ड डक्टस वेनोसिस। ये डक्टस वेनोसिस है जो कि अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि द मदर के दरमियान और फीटस के दरमियान जो कनेक्शन होते हैं, जो ब्लड सप्लाई होते हैं वो अम्बलाइकल वेन के थ्रू जाते हैं इनटू द इंफीरियर वेना केवा
और अम्बिलिकल वेन इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्टेड है विद द डक्टस वेनोसिस। अब इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट डक्टस वेनोसिस की विच कनेक्टेड विद द पोर्टल वेन ऑफ द लीवर, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते हैं विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द पोर्टल वेन। तो दिस इज़ द फर्स्ट लोकेशन वेयर द शंटिंग आकर, यानी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि प्लेसेंटा से ब्लड जब आते हैं तो वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू आते हैं, और अम्बिलिकल वेन डक्टस वेनोसिस के थ्रू कनेक्टेड है विद द इंफीरियर वेना केवा। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि इंफीरियर वेना केवा कहाँ पर ओपन होते हैं, एंड टू द राइट एट्रियम। तो सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर इन द डक्टस वेनोसिस। तो मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर पोर्टल वेन की ब्लड और अम्बिलिकल वेन की ब्लड जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, यानी शंटिंग होते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर होते हैं। अब जब ब्लड आपके पास आते हैं इनटू द राइट एट्रियम थ्रू द इंफीरियर वेना केवा, तो ये ब्लड आपके पास होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बजाय इसकी कि नॉर्मली एडल्ट में राइट एट्रियम से ब्लड जाते हैं इनटू द राइट वेंट्रिकल डायरेक्टली, लेकिन फीटस में इस तरह नहीं होता। फीटस में चूँकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से डायरेक्ट जाते हैं इनटू द लेफ़्ट एट्रियम। क्यों जाते हैं इनटू द लेफ़्ट एट्रियम? इसीलिए क्योंकि जो इंट्रा एट्रियल सेप्टम है वो अभी तक कंप्लीटली डेवलपमेंट उसकी नहीं हो चुकी। वहाँ पर एक सुराख मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल, यानी फोरामेन ओवेल जो है वो कम्प्लीटली बंद नहीं है अभी तक। तो वहाँ पर एक सुराख मौजूद है और उस सुराख के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड जाते हैं इनटू द लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में आप लोग वो सेप्टम देख सकते हैं। दिस इज़ द होल विच काज द मिक्सिंग ऑफ द राइट एट्रियल ब्लड एंड विद द लेफ़्ट एट्रियल ब्लड। अब यहाँ पर एक बात है कि जो लेफ़्ट एट्रियम है, अब लेफ़्ट एट्रियम को ब्लड आते हैं फ्रॉम द लंग्स, लेकिन फीटस के अंदर लंग्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो लंग्स की जो मसल्स है, जो टिश्यूज़ हैं, उसको ब्लड सप्लाई होते हैं ऑक्सीजनेटेड। जब वो वापस आते हैं वहाँ पर उसके मेटाबॉलिज्म वगैरह होते हैं, तो वो वापस आकर लेफ़्ट एट्रियम में आते हैं एज अ डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, सपोज दिस इज़ राइट एट्रियम, यहाँ पर है आपके साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स की जो टिश्यू से जो ब्लड आई है दैट इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और मैंने पहली लाइन में बता दिया कि यहाँ पर जो राइट एट्रियम से ब्लड है वो वेंट्रिकल में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर वो लेफ़्ट एट्रियम में आते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि राइट एट्रियम में हमें पता है कि दो मेजर वेन यहाँ पर ओपन होते हैं, एक तो इन्फीरियर वेना केवा है और एक सुपीरियर वेना केवा है। तो फीटस में इन्फीरियर वेना केवा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, लेकिन सुपीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड द हेड एंड नेक रीजन। तो एक तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा जाते हैं इनटू द लेफ़्ट एट्रियम, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं लोअर इनटू द राइट वेंट्रिकल, जिस तरह नॉर्मल एडल्ट में होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मदर से ब्लड आते हैं इनटू द फीटस
वो थ्रू प्लेसेंटा आते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा क्रॉस करके अंदर आते हैं थ्रू द अम्ब्लाइकल वेन, और ये अम्ब्लाइकल वेन फिर यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं विद द इंफीरियर वेना केवा थ्रू द डक्टस वेनोसिस। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर द मिक्सिंग आकर, बिकॉज द डक्टस वेनोसिस आल्सो कनेक्टेड विद द पोर्टल वेन। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो जाती है। अब इंफीरियर वेना केवा कहाँ पर ओपन होते हैं? एंड टू द राइट एट्रियम। ठीक है, तो ये ब्लड लेकर आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। अब ये राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो फिर जाते हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पेटेंट फोरामेन ओवेल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक हो गया। और लेफ्ट एट्रियम को लंग्स से भी ब्लड आते हैं विच इज़ द डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पर भी मिक्सिंग हो जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ शंटिंग। अब सुपीरियर वेना केवा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेकर आते हैं इनटू द राइट एट्रियम। ये हो गया आपका सुपीरियर वेना केवा, और वहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं चले जाते, बल्कि इसके बजाय ये राइट वेंट्रिकल में आते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब फोरामेन ओवेल की बात करते हैं कि ये फोरामेन ओवेल बेसिकली है क्या चीज़, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चले जाते हैं। तो जब डेवलपमेंट होते हैं हार्ट के अंदर, तो इंट्रा एट्रियल जो सेप्टम है उसके दरमियान एक पार्टीशन बनते हैं। उस पार्टीशन को हम कहते हैं आस्टियम प्रीमम या सेप्टम प्रीमम, हम उसको कहते हैं। वो सेप्टम प्रीमम है यहाँ पर इस तरह, सपोज दिस इज़ द एट्रियल रीजन, तो डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पर एक सेप्टम जो है वो अपीयर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम को एक दूसरे के सेपरेट होते हैं। अब इसके डेवलपमेंट किस तरह होते हैं? सबसे पहले एक जो एट्रिया जो है उसका जो सुपीरियर पोस्टीरियर हिस्सा है वहाँ पर एक छोटा ग्रू एराइज होते हैं, और वो ग्रू जो है डेवलपमेंट होते हैं डाउनवर्ड। यहाँ पर ये छोटा सा ग्रू आप लोगों को नज़र आता है। दिस इज़ द फर्स्ट सेप्टम प्रीमम विच प्रोड्यूस, और ये डाउनवर्ड पर ग्रो होते हैं एंड टू द एंडोकार्डियल कशन। ये जो नज़र आते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ एंडोकार्डियल कशन, इसकी तरफ ये ग्रो करते हैं। लेकिन कंप्लीट होने से पहले उसके जो सुपीरियर हिस्सा है, जो अपर पार्ट है, वहाँ पर एक छोटा सा सुराख जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन सेकंडम। ये देखिए, ये फोरामेन सेकंडम उसमें प्रोड्यूस होता है, हो जाता है। तो फोरामेन सेकंडम की वजह से जो आस्टियम प्रीमम है या सेप्टम प्रीमम है वो कंप्लीट नहीं होते, लेकिन अपर पार्ट पे वो वहाँ पर खाली जगह जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद राइट टू द सेप्टम प्रीमम यहाँ पर एक दूसरा सेप्टम अपीयर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेप्टम सेकंडम। ये देखें, ये है सेप्टम सेकंडम, और ये सेप्टम सेकंडम जो है राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्रीमम के होते हैं। ये सेकंडम जो है ये भी ग्रो करते हैं डाउनवर्ड, लेकिन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती थ्रू आउट द लाइफ। एडल्ट लाइफ में भी ये कंटिन्यूस नहीं होते, बल्कि ये वहीं पर ग्रो करके फिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये फिर जब हमारे पास एडल्ट लाइफ में जो प्रेशर्स होते हैं इन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, उस प्रेशर की वजह से फिर ये उस पर प्रेशर पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मिक्स अप नहीं होते।
अब यहाँ पर हमने बात की, मैं रिपीट करता हूँ, कि जो एट्रियल रीजन होता है, एट्रियल रीजन में यहाँ पर जो उसकी सुपीरियर पोस्टीरियर हिस्सा है, यहाँ पर एक ग्रो निकलता है जो कि डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, लेकिन कंप्लीट होने से पहले उसके जो अपर पार्ट है उसमें एक होल रह जाते हैं जिसको हम कहते हैं फोरामेन सेकंडम। ठीक हो गया। अब इसके बाद राइट साइड पे ऑफ द प्रीमम यहाँ पर एक और सेप्टम अपीयर होते हैं जिसको हम कहते हैं सेप्टम सेकंडम। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होते, इसी तरह रह जाते हैं। तो जब एडल्ट लाइफ में ब्लड इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो वो इस साइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होते हैं वो इस साइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं जिसकी वजह से देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें ये इसी तरह नहीं होते क्योंकि वहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, तो ब्लड आसानी के साथ जो है वो इस फोरामेन ओवेल या फोरामेन सेकंडम से पास आउट होके लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर शंटिंग होती है ड्यूरिंग द फीटस लाइफ। अब हमने बात की थी कि पहले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो शंटिंग होते हैं यानी मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और दूसरा जो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में चले जाते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रियम की जो ब्लड है, एक तो वहाँ पर राइट एट्रियम से जो ब्लड आकर मिक्स हो जाते हैं द ब्लड ऑफ द लंग्स जो कि लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, और वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड जाएंगी इनटू द एज यूजुअल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए जी, राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएंगे थ्रू, जो कि इन्फीरियर वेना के वक्त थ्रू आते हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर लंग से भी ब्लड आ चुके हैं डीऑक्सीजनेटेड, ये जाएंगे टूवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आए हैं वो डायरेक्टली जाएंगे इनटू द वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो मौजूद है, तो एडल्ट लाइफ में अगर हम देख लें, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाते हैं थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक इनटू द लंग्स। लेकिन यहाँ पर देख लें कि बच्चे में या फीटस में जो लंग्स होते हैं दैट आर कोलैप्स, वो फंक्शनल नहीं होते। तो अब पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो ब्लड जाएंगे वो लंग्स की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ पर एक इनदर शॉर्ट सर्किट होते हैं। ये देखिए जी, मैं आपको डायग्रामेटिकली ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास एराइज होते हैं एओर्टा जो कि टोटल बॉडी को ब्लड सप्लाई करेंगे, और राइट वेंट्रिकल से एराइज हो चुके हैं पल्मोनरी ट्रंक। अब होना तो ये चाहिए था कि जो पल्मोनरी ट्रंक की ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाती है, लेकिन लंग्स यहाँ पर फंक्शनल नहीं है, तो इसका ब्लड जो है वो डायरेक्टली जाएंगी अगेन इनटू द एओर्टा। तो एओर्टा में एक लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड है और एक राइट वेंट्रिकल के ब्लड है, दोनों यहाँ पर भी मिक्सअप होंगे। तो जो कनेक्शन बनते हैं बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, उसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एओर्टा की ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट वेयर द शंटिंग आकर, और फिर यही से ब्लड जो है वो टोटल बॉडी यानी एब्डोमिनल विजरा और लोअर लिम्ब को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम की तरफ अगर आप लोग देख लें
तो दिस इज़ द पल्मोनरी ट्रंक और ये एओर्टा है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ये है हमारे पास डक्टस आर्टियोसिस, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। अब जब बर्थ हो जाते हैं तो बर्थ के दौरान आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो बर्थ अटेंडेंट होते हैं या नर्स होते हैं वो पेशेंट को एक ब्लो लगाते हैं पीछे से ताकि वो चीख पड़े। जब वो रोने लगता है तो उसके वो इंस्पायरेशन लेते हैं और इंस्पायरेशन के दौरान उसका लंग एक्सपेंड हो जाते हैं यानी फंक्शनल हो जाते हैं, उसको ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि अभी लंग्स जो है वो एक्सपेंड है, फंक्शनल हो गई है, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो है वो फिर ज़्यादा जाएंगे। दूसरी तरफ जो अम्बलाइकल कार्ड है उसको भी हम क्लेम करते हैं। तो अम्बलाइकल कार्ड की क्लेम होने की वजह से पल्मोनरी विसल में प्रेशर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर जो अम्बलाइकल से ब्लड आते थे वो हमने अब उसको ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशर कम होगा और लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम में अभी जो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाते हैं पर द गैसियस एक्सचेंज वो ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए उसकी प्रेशर ज़्यादा हो गई और अम्बलाइकल कार्ड के बंद होने की वजह से राइट एट्रिया की प्रेशर कम हो गई। तो इसी प्रेशर चेंजेस की वजह से जो मैंने पहले डिस्कस किया आस्टियम प्रीमम जो है और आस्टियम सेकंडम वो एक दूसरे की अपोजिट आ जाते हैं। राइट एट्रियम में प्रेशर कम है, लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है, तो लेफ़्ट एट्रियम जो है वो प्रेशर डालेंगे एंड देट दिस बोथ सेप्टम जो कि एक दूसरे की अपोजिट आ जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम में शंटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले जो पहला शंट था वो हमारे पास डक्टस वेनोसिस में होता था, अब हमने अम्बलाइकल कार्ड को बंद करके उसी शंटिंग को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ आस्टियम प्रीमम की थ्रू शंटिंग होती थी, जिसको हाई प्रेशर ऑफ द लेफ़्ट एट्रियम की वजह से वो भी बंद हो चुकी है। तीसरा जो है वो शंट जो कि लंग्स से कोलैप्स लंग्स से जो ब्लड आते थे वो था, तो वो अभी भी पैटर्न होगा और वो थ्रू आउट द लाइफ वो शंट फिजियोलॉजिकल शंट हम उसको कहते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। अब जो ब्लड राइट एट्रियम में आते हैं वो पूरी की पूरी राइट वेंट्रिकल में जाएंगे, लेफ़्ट एट्रियम में कोई ब्लड नहीं जाएंगे, और जो लेफ़्ट एट्रियम में आते हैं वो पूरी की पूरी जाएंगे इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से फिर ये ब्लड जाएंगे इनटू द लंग्स, जबकि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएंगे इनटू द एओर्टा। लेकिन एओर्टा और राइट और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान जो डक्टस आर्ट्रियोसिस था वो वहाँ पर जो मिक्सिंग होता था वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि सून आफ्टर द बर्थ वो डक्टस आर्ट्रियोसिस जो है वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और उसमें हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज़ की वजह से वो डक्टस आर्टियोसिस अब बंद है। अब कोई मिक्सिंग ऑफ द ब्लड नहीं होगा बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा, और ये प्रोसेस लेते हैं तकरीबन 12 आवर्स। 12 आवर्स के दौरान डक्टस आर्टियोसिस कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं और फीटल सर्कुलेशन जो है वो अब एडल्ट सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। कंप्लीट सर्कुलेशन रिस्टोरेशन में 3 मंथ्स लगते हैं, जहाँ पर कंप्लीटली फोसा जो फोरामेन ओवेल है वो भी बंद होता है, डक्टस आर्टियोसिस भी ख़त्म होते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में हमारे पास 3 मंथ्स लेते हैं और फोरामेन ओवेल कन्वर्ट इनटू द फोसा ओवेलस जो कि एडल्ट में मौजूद होते हैं इन द इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। और इसी तरह जो अम्बलाइकल कार्ड है कि जो डिवीजन था विच इज़ ओपन इनटू द एलियक आर्टरी, तो वहाँ पर थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाते हैं, थ्रोम्बस बन जाते हैं और उसी थ्रोम्बस की वजह से वो विसल जो है वो भी बंद हो जाते हैं विद इन द 3 to 4 वीक्स।
अब इस पूरी डिस्कशन का मतलब क्या था, क्यों हम ये डिस्कशन एनेस्थीसिया में पढ़ते हैं? तो अगर हमारे पास जो डक्टस आर्टियोसिस था या फोरामेन ओवेल था या सेप्टम था, इसकी बर्थ के बाद इसकी कंप्लीट वो ख़त्म नहीं हो जाती कम्प्लीटली, वो उसी तरह शंटिंग कंटिन्यूस रहा, तो इससे हमारे पास मुख्तलिफ डिजीज़ एराइज हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो कंजेनाइटल कौन कौन से डिजीज़ एराइज हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज़ द डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब ये है कि जो हार्ट है, यूजुअली हार्ट लाई लेफ़्ट साइड, राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ होते हैं, लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया में हार्ट जो है वो लेफ़्ट से लेफ़्ट फ्रॉम द लेफ़्ट टू द राइट साइड होगा, और इसी तरह उसकी जो इमर्जिंग विसल्स है वो भी उसी साइड पे फिर होंगे, यानी राइट साइड पे होंगे। दूसरा है सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल डिफेक्ट ये है कि या तो हमारे पास वेंट्रिकुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में कोई डिफेक्ट होगा, वो सही तरह से नहीं बना होगा, जिसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सअप हो जा सकते हैं, या इंट्रा आर्टेरियल ब्लड जो है राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पेटेंट फोरामेन ओवेल के थ्रू मिक्सअप हो सकते हैं। तीसरा है कंजेनाइटल पल्मोनरी स्टेनोसिस। जो पल्मोनरी आर्टरी एराइज होते हैं तो बाज़ औक़ात उसके वेल्व जो है वो बंद रह जाते हैं, जिसको हम कंजेनाइटल पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। इसके अलावा चौथा नंबर पे है पेटर्न डक्टस आर्ट्रियोसिस। जो कनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक था वो भी उसी तरह ओपन ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर भी शंटिंग होगा। और पांचवा है एओर्टिक कॉरेक्टेशन। एओर्टिक कॉरेक्टेशन कहते हैं कि हमारे पास जो एओर्टा होते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, वो एक पॉइंट पे नैरो हो जाते हैं, तो इसको हम कॉरेक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कॉरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये देखें, यहाँ पर एओर्टा नैरो हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो एन एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी विच लीड टू डिफरेंट सीवियर कंडीशन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक सिंड्रोम एराइज होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अक्सर बच्चे पैदा होते हैं जिसका पूरा बॉडी जो है वो ब्लूइश कलर होता है, इसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी मीन कि उसमें 4 मुख्तलिफ डिजीज़ मिक्स होते हैं। सिंड्रोम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़, तो इसमें 4 डिफरेंट कंडीशन जो है वो एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। इसमें पहला जो कंडीशन होगा दैट विल बी द अनइक्वल डिवीजन ऑफ ट्रंकस आर्टरियोसिस बाय द स्पाइरल सेप्टम। वो सेप्टम जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एट्रिया को एक दूसरे से सिपरेट करते हैं, उसकी सही तरह से डिवीजन सही तरह से नहीं होते। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके साथ ये सेप्टम जो है क्लोजली अटैच होता है, जिसकी वजह से वो बंद होते हैं या पार्शली बंद होते हैं। सो इस स्पाइरल सेप्टम की सही डिवीजन ना होने की वजह से क्या होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो स्टेनोटेड रह जाते हैं। दूसरा इसमें एक कंडीशन है अवॉइड एओर्टा दैट ओवरराइड द आरिफिस ऑफ बोथ द वेंट्रिकल। यूजुअली एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इसको हम ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा भी कहते हैं। इसमें वो हाफ होते हैं, जो इसका आधा हिस्सा जो है वो राइट वेंट्रिकल से ओपन होता है और आधा हिस्सा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है। तीसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें कहीं पर सुराख रह जाते हैं। और चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। जो राइट वेंट्रिकल है इट बिकम एनलार्ज इन साइज। तो इन 4 कंडीशन की वजह से जो नया एक कॉन्सिक्वेंस या एक नया कंडीशन एराइज होते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट या ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो
इसी लेक्चर यानी इसी सेशन का मतलब ये था कि आप लोगों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में अंदाज़ा हो जाए कि फीटल सर्कुलेशन जब एडल्ट सर्कुलेशन में कन्वर्ट ना हो तो उससे कौन कौन सी कंडीशन एराइज होते हैं। तो उससे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो हमने डिस्कस की वो मुख्तलिफ़ कंडीशन इससे एराइज हो चुके हैं, हो सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।